नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस 6 to 12 स्मार्ट ई लर्निंग प्रोग्राम पर मैं सुनील सिरवी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो, कैसे हो विद्यार्थियों? हाँ, नवीन जी, हर्ष जी, रामाराम जी, लकी सिंह, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे विद्यार्थियों? विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में हम यहाँ 11वीं कक्षा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और इस 11वीं कक्षा के अंदर जो सब्जेक्ट हमने 10वीं कक्षा के अंदर पढ़े थे वो अब पूर्ण रूप से बदल चुके हैं। ये तो आपको पता ही है ना कि पूर्ण रूप से हमारे सब्जेक्ट बदल चुके हैं। जहां पर 10वीं कक्षा के अंदर हमने सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर भूगोल विषय को पढ़ा था, अब वो भूगोल विषय एक स्वतंत्र विषय बन गया है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि जहां हम चारों तरफ हमारी पृथ्वी को देखते हैं, हमारे चारों तरफ जो वातावरण हमें मिलता है, इस वातावरण के अंदर हमारी इस पृथ्वी के धरातल पर हमें कई प्रकार के विभिन्न दृश्य दिखाई देते हैं। कई प्रकार के विभिन्न क्या दिखाई देते हैं? दृश्य, जैसे पर्वत, जैसे पठार, जैसे मैदान इत्यादि। ये सारे ही दृश्य कहीं ना कहीं, इन सारे ही दृश्यों का हमारी पृथ्वी के धरातल से काफी लंबा चौड़ा संबंध है। यानी कहने का मतलब, हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले ये सारे दृश्य, इन सारे दृश्यों पर हम मनुष्य, यानी हम, मैं, आप या जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, वो अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। जैसे सड़क हो गया, जैसे मकान हो गया, जैसे शॉपिंग मॉल, पतन, भवन इत्यादि। ध्यान रखना विद्यार्थियों, मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा जो ये विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण किया जा रहा है, जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक दृश्यों का निर्माण किया जा रहा है, ये सारे दृश्य कहीं ना कहीं हमारे इस पृथ्वी के धरातल से संबंधित है और इन पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न रूपी स्थल रूपों पर ये निर्मित किए जाते हैं। यानी एक तरफ जो आपके पृथ्वी के भौतिक दृश्य है और दूसरी तरफ जो आपके सांस्कृतिक दृश्य है, इन दोनों में गहरा संबंध है और इसी गहरे संबंध को हम एक प्रमुख विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसे ही हम भूगोल के नाम से जानते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कक्षा 11 के अंदर जो आपकी भूगोल की जो दो मुख्य पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में। आपकी जो मुख्य पुस्तकें हैं भूगोल विषय के अंतर्गत, सामान्य रूप से अगर देखें तो दो प्रकार के आपके पेपर हैं। एक तो है आपका सैद्धांतिक पेपर और दूसरा है आपका प्रायोगिक पेपर। सैद्धांतिक पेपर के अंदर, यानी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल पेपर है, उसके अंदर आपकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और जो दूसरी पुस्तक है भारत भौतिक पर्यावरण। ये जो दो मुख्य पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों के अलावा एक पुस्तक है आपकी प्रायोगिक भूगोल की। कौन सी? प्रायोगिक भूगोल की। अब जो आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, उस भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक जो पुस्तक है, उसमें से जो पहला जो इकाई आपकी भूगोल एक विषय के रूप में, आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, भूगोल एक विषय के रूप में इस अध्याय के अंदर अगर हम सामान्य रूप से देखें तो इस अध्याय में जो विषय हम पढ़ रहे हैं, यानी भूगोल, भूगोल क्या है, भूगोल की उत्पत्ति कब हुई, भूगोल में कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है, किस किस प्रकार के तथ्य और तत्वों का इसमें अध्ययन किया जाता है, इन सारे तत्वों का अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत करने वाले हैं। हाँ, जैसे विभिन्न प्रकार के, जैसे पृथ्वीराज। हाँ विद्यार्थियों, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है आप तक? अच्छा, आवाज तो पहुंच रही है ना? ठीक है विद्यार्थियों, चलिए तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सामान्य रूप से इस टॉपिक के अंदर, यानी आपकी इस पहले अध्याय के अंदर हम भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम अध्ययन करेंगे अर्थ का। किसका? अर्थ का। और फिर भूगोल का अर्थ क्या है, फिर हम करेंगे उसका शाब्दिक, यानी अर्थ, उसकी शाब्दिक उत्पत्ति कब हुई, शाब्दिक अर्थ क्या है उसका, इन सब का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में इसका भी हम अध्ययन करेंगे और समाकलित विषय के रूप में इसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा फिर हम जो भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं, भूगोल की मुख्य शाखाएं, इसका भी अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत, यानी इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जो भूगोल के अंदर आपके विषय हैं, भौतिक भूगोल हो गया, मानव भूगोल हो गया, जीव भूगोल, इन सब का अन्य विषयों से क्या संबंध है, उन सब का भी अध्ययन हम इसके अंदर करने वाले हैं। इसके अलावा हम भौतिक भूगोल, उसका अर्थ, भौतिक भूगोल उसका अर्थ, इसके अलावा उसके प्रमुख अंग, इन सब का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। अच्छा विद्यार्थियों, अब देखिए, चूंकि आपको पता है कि हम मनुष्य इस पृथ्वी के धरातल पर निवास करते हैं और हमारी जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का एक अंग है। किसका अंग है? वो सौरमंडल का एक अंग है।
और हमारा जो सौरमंडल है ये ब्रह्मांड में स्थित हमारी आकाश गंगा में स्थित है। किसमें? हमारी आकाश गंगा के अंदर स्थित है। यानी देखा जाए हमारी जो पृथ्वी है जहां पर जीवन संभव हो पाया है, हमारी जो पृथ्वी है जहां पर जीवन संभव हो पाया है, यह हमारे सौरमंडल का एक अंग है। और आपको पता है कि हमारे सौरमंडल का जो प्रमुख तारा है वो कौन सा है? सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा। और सूर्य के अलावा हमारे सौरमंडल के अंदर 8 प्रमुख ग्रह है। कितने? 8 प्रमुख ग्रह। और ये जो हमारा सौरमंडल है ये कहीं ना कहीं आकाश गंगा का एक अंग है। हमारी जो आकाश गंगा है ये ब्रह्मांड के अंदर स्थित कई आकाश गंगाओं का एक समूह है। क्या है? कई आकाश गंगाओं का एक समूह। हमारी जो आकाश गंगा है इस आकाश गंगा को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। और हमारी इसी आकाश गंगा के अंदर कई सारे प्रकार के सौरमंडल है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारी पृथ्वी सौरमंडल में स्थित है और हमारा सौरमंडल आकाश गंगा यानी मंदाकिनी में स्थित है। ये जो आकाश गंगाएं हैं हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर, ऐसी और भी कई सारी आकाश गंगाएं हैं। यानी कई सारी आकाश गंगाओं का आकाश गंगाएं जो हमारे ब्रह्मांड में स्थित है, जो हमारे ब्रह्मांड में स्थित है, इस ब्रह्मांड में स्थित इन सभी आकाश गंगाओं का जो समूह है इसे स्थानीय समूह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्थानीय समूह के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर देखा जाए आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति काफी पहले हो चुकी है, यानी लगभग आज से 14 अरब वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? लगभग आज से 14 अरब वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि एक तीव्र विस्फोट के साथ में आपके इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कितने? 14 अरब वर्ष पहले। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में कई सारे प्रकार की आकाश गंगाएं और निहारिकाएं मिलकर विभिन्न प्रकार के सौरमंडलों का निर्माण हुआ। ध्यान रखना, ब्रह्मांड के बाद में किसका निर्माण हुआ? सौरमंडल का निर्माण हुआ। और ऐसा माना जाता है कि जो आपका सौरमंडल है इसकी उत्पत्ति हुई है लगभग 10 अरब वर्ष पहले। 10 अरब वर्ष पहले। और आपके सौरमंडल के निर्माण के बाद में आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? पृथ्वी की। और आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि लगभग यह 4.6 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कहने का मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 460 करोड़ साल पहले उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। कितने? 460 करोड़ साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। आपका ब्रह्मांड बहुआयामी है। इस ब्रह्मांड के अंदर छोटे से छोटा कण से लेकर बड़ी से बड़ी आकाश गंगाएं तक स्थित है। क्या आपको पता है विद्यार्थियों एक आकाश गंगा की साइज क्या हो सकती है? क्या आपने कभी कल्पना की कि क्या उसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है? ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है, जो इस ब्रह्मांड के अंदर कई सारे प्रकार की जो आपकी आकाश गंगा है, जैसे आपकी प्रमुख आकाश गंगा जिसका नाम मंदाकिनी है, ऐसे ही अन्य आकाश गंगाएं, जैसे हमारी जो आकाश गंगा है इसके ठीक पास में जो निकटतम जो आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। और ऐसी ही कई सारी आकाश गंगाएं मिलकर उसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। किसकी रचना की है? इस ब्रह्मांड की रचना की है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपके इस ब्रह्मांड के अंदर कई सारे तत्व हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मांड कहते किसे हैं? ब्रह्मांड कहते किसे हैं? चलिए आप बताइए किसे कहते हैं ब्रह्मांड? बताइए सुनील, बताइए सुनील, मोया, भाई, समीर खान, सारे बताइए जल्दी, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? देखिए विद्यार्थियों, ब्रह्मांड जो है वो छोटे से छोटे सूक्ष्म अणुओं से लेकर बड़ी से बड़ी आकाश गंगा या निहारिकाओं का एक समूह है। ब्रह्मांड क्या है? एक छोटे से छोटे कण से लेकर, यानी हमारे इस ब्रह्मांड में, इस हमारे मंडल में या हमारे जो सौर मंडल है इसके अंदर जो छोटा से छोटा कण दिख रहा है जैसे डस्ट पार्टिकल, धूल का कण, और बड़ी से बड़ी जो आकाश गंगा दिख रही है, ये सभी मिले जुले, यानी ये सारी जो चीजें हैं उनका समूह ही ब्रह्मांड कहलाता है। क्या है ब्रह्मांड? यानी ब्रह्मांड एक छोटे से छोटे कण से लगाकर बड़ी से बड़ी आकाश गंगा का एक समूह है। और इस आकाश गंगा के अंदर यानी इस ब्रह्मांड के अंदर कई सारे प्रकार की आकाश गंगाएं हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर हम बात करें हमारे इस पृथ्वी की, यह ब्रह्मांड का ही एक अंग है। और ब्रह्मांड का विस्तार ऐसा माना जाता है कि लगभग जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो 80,000 वर्ष से लगाकर प्रकाश वर्ष, 80,000 प्रकाश वर्ष से लगाकर लगभग 1.5 लाख प्रकाश वर्ष जितना होता है। कितना? 80,000 प्रकाश वर्ष से लगाकर 1.5 लाख प्रकाश वर्ष जितना होता है। अब आप कहोगे सर चलिए बताइए प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश एक सेकंड के अंदर जितनी दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जो प्रकाश है यानी सूर्य का प्रकाश हो गया, जैसे एक सेकंड के अंदर ऐसा माना जाता है कि लगभग 3 लाख किलोमीटर की जो दूरी है वो प्रकाश तय कर लेता है। तो आपकी जो ब्रह्मांड की साइज है, अब आप सोचिए विद्यार्थियों, एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जा रहा है तो वो 1 मिनट में कितना जा पाएगा? 1 वर्ष में कितना जाएगा?
इसी प्रकार से 100 वर्ष में कितना जाएगा? आपकी जो आकाश गंगा है उसका विस्तार लगभग 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष जितना है। कितना है? 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष जितना। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जितनी भी जो ब्रह्मांड के अंदर दूरी है, जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर जो दूरी है, यह दूरी प्रकाश वर्ष के अंदर नापी जाती है। किसमें? प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। और प्रकाश वर्ष क्या है? यह दूरी का एक मापक है जो लाइट डिस्टेंस तय करती है 1 सेकंड के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, उसको ही हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारा ब्रह्मांड क्या है? बहुआयामी, यह हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। और हमारी जो पृथ्वी है वो इसके अंदर स्थित है। हमारी पृथ्वी और 8 ग्रह मिलके हमारा सौर मंडल बनता है। और हमारे इस सौर मंडल के अंदर अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे इस सौर मंडल के अंदर जैसे जो मुख्य तारा है, मुख्य तारा यह है सूर्य। क्या है? सूर्य। और इस सूर्य के अलावा जैसे बुध, इसके अलावा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह है। कितने? आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे सौर मंडल का एक अंग है। यानी सूर्य के अलावा जो 8 ग्रह हैं, इन सभी से मिलकर हमारा सौर मंडल बनता है। और इसी सौर मंडल की एक पेटी के अंदर आपकी पृथ्वी स्थित है। कहते हैं विद्यार्थियों कि ब्रह्मांड के अंदर ऐसे कई सारे सूर्य हैं, ऐसे कई सारे सूर्य हैं। इन्हें ये क्या है? एक्चुअली में एक विशालकाय तारे हैं। और ऐसे ही कई सारे विशालकाय तारे हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं। परंतु इन विशालकाय तारों के एक निश्चित दूरी पर, विशालकाय तारों की एक निश्चित दूरी पर ही आपको ऐसे ग्रह मिलेंगे जहां पर जीवन संभव हो पाया है। क्या हो पाया है? जहां पर जीवन संभव हो पाया है। हमारी पृथ्वी भी कुछ इसी प्रकार की एक दूरी पर है। और आपको पता है विद्यार्थियों, ऐसी दूरी को क्या कहते हैं? ऐसी पेटी को जहां पर इस प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं उसे गोल्डीलॉक्स पेटी के नाम से जाना जाता है। यानी हमारी पृथ्वी भी एक गोल्डीलॉक्स पेटी के अंदर है। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जल और वायुमंडल मौजूद है। क्या मौजूद है? जल और वायुमंडल। परंतु क्या आपको पता है विद्यार्थियों, प्राचीन समय से लगाकर, यानी बहुत पहले से, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से अब तक हमारी पृथ्वी एक जैसी कभी नहीं बनी रही। कहते हैं कि प्रारंभिक समय के अंदर, यानी सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी थी, हमारी जो पृथ्वी थी वो कैसी थी? वो बहुत ही तप्त और गर्म थी। हमारी पृथ्वी बहुत ही तप्त व गर्म थी, बहुत ही तप्त व गर्म थी। यानी कहने का मतलब यह पृथ्वी जीवन के अनुकूल नहीं थी। कैसी नहीं थी? जीवन के अनुकूल नहीं थी। जीवन के अनुकूल नहीं थी। जीवन के अनुकूल नहीं थी। परंतु जैसे जैसे समय बीता और समय बीतने के साथ में हमारे इस पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का निर्माण हुआ। फिर वायुमंडल के बाद धीरे धीरे आपकी इस पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर थल और जल में कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जलीय और स्थलीय जीवों की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी के निर्माण से लगाकर लगभग, यानी आज से 20 लाख वर्ष पूर्व, जब इस पृथ्वी के ऊपर जब ऑक्सीजन की मात्रा एकदम बराबर हो गई थी, उस समय आपके मनुष्य की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति? मनुष्य की उत्पत्ति हुई। यानी लगभग मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई? आज से 20 लाख वर्ष पूर्व। 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य आदिम अवस्था से जैसे आग की उत्पत्ति हुई। जैसे क्या हुई? आग की उत्पत्ति, या विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना इसने प्रारंभ कर दिया। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य क्या हुआ? सभ्य होना शुरू हो गया। और मनुष्य ने अपनी सभ्यताओं का विकास किया, खेती करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, इसी मनुष्य ने हमारे इस पृथ्वी के धरातल पर कई प्रकार के विविध क्रियाओं के द्वारा इसे परावर्तित करने की कोशिश की। विद्यार्थियों ध्यान रखना, हमारा जो विषय है भूगोल, वो सभी इन्हीं प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसके अंदर पृथ्वी के निर्माण से लगाकर अब तक जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हुई है या जितने भी प्रकार के बदलाव हुए हैं, उन सबका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी देखो, राकेश मीना जी, इसके अलावा सुखदेव विश्नोई, मनीषा, प्रदीप, चलिए बताइए विद्यार्थियों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के निर्माण से लगाकर अब तक कितने युग हो चुके हैं? कितने युग हो चुके हैं? कोई बता सकता है मुझे? नहीं? मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं विद्यार्थियों, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति से लगाकर अब तक ऐसे कई सारे युग निकल चुके हैं, जिसके अंदर समय समय पर आपकी पृथ्वी पर कई सारे प्रकार के बदलाव जो है वो देखे गए। और यह बदलाव समय समय पे बदलते रहे। आपको भी पता है कि आज जहां पर आप निवास कर रहे हैं, इस क्षेत्र पर जहां पर आप अभी निवास कर रहे हैं, वो पहले खेती या कृषि कार्यों के अंदर प्रयोग में लिया जाता था।
आज जहां पर शहर है, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यानी आज से लगभग 100 या 200 साल पहले ये जो शहरी क्षेत्र हुआ करते थे, ये कृषि क्षेत्र हुआ करते थे। समय के साथ में जैसे आवश्यकता पड़ी, मनुष्य में तकनीकी का विकास हुआ, वैसे वैसे ये क्षेत्र क्या होते चले गए, बदलते चले गए। और इसी बदलाव के साथ में पृथ्वी के ऊपर भी काफी सारे बदलाव हुए। क्या हुए? पृथ्वी के ऊपर भी काफी सारे बदलाव हुए। हाँ सुखदेव बिश्नोई जी सही है, सुखदेव बिश्नोई सही है एकदम। ध्यान रखना विद्यार्थियों, तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या होता चला गया, वैसे वैसे आपके पृथ्वी का धरातल जो है वो परिवर्तित होता चला गया। अब सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा ब्रह्मांड क्या है, हमारी आकाशगंगा कौन सी है, हमारे सौर मंडल के अंदर कितने ग्रह हैं, और हमारी पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है, पृथ्वी पर जीवनदायिनी गैस के बाद में या पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से वायुमंडल और जैवमंडल का विकास हुआ है, ये सारा ही कहीं ना कहीं इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से हमारे आकाशगंगा का। ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। और जो हमारी ये मंदाकिनी है सर्पिलाकार आकृति की है। कैसी आकृति की है? सर्पिलाकार आकृति की है। देखिए आपको इसके अंदर कई सारे प्रकार के चमकते हुए सितारे दिख रहे होंगे। ये सारे जो सितारे हैं इनका एक स्वतंत्र सौर मंडल है। इन सारे सितारों का क्या है? एक स्वतंत्र सौर मंडल। आपने कभी रात के समय अपने आकाश को देखा होगा, आकाश को तो देखा होगा ना रात के समय, और उस आकाश के अंदर आपको एक चमकता हुआ भाग दिखाई दिया होगा। यानी आकाश के अंदर जब आप रात को देखते हो, रात के अंधेरे में आपको एक क्षेत्र में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, और वो सारे जो तारे हैं यानी उस आकाश के अंदर जो वो तारे आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहे हैं, या वो चमकता हुआ भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, वो हमारे इसी मंदाकिनी का एक भाग है। इसी मंदाकिनी का एक भाग है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारी जो मंदाकिनी है इसकी ठीक जो निकटतम मंदाकिनी है, या सॉरी निकटतम जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमिडा। क्या नाम है? एंड्रोमिडा। हमारी इस मंदाकिनी के अंदर कई प्रकार के सूर्य हैं, और इन सूर्य के साथ में कई प्रकार के ग्रह हैं, और इनका अपना ही एक सौर मंडल है। इनका अपना ही क्या है? एक सौर मंडल। रात के अंधेरे में जो चमकता हुआ भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, उसे हम दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, यह हमें आकाश के अंदर प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है। किसके समान? प्रकाश सरिता के समान। चलिए लिख लीजिए एक बार इसे। रात में आकाश में प्रकाश सरिता के समान चमकदार दिखाई देने वाला भाग ही दुग्ध मेखला है। क्या है? दुग्ध मेखला है। क्या है? दुग्ध मेखला। ध्यान रखना विद्यार्थियों, रात के अंधेरे में जो चमकता हुआ भाग हमें दिखाई दे रहा है वही हमारी दुग्ध मेखला है। इसे मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। और ये आकाश के अंदर आपको कैसे दिखेगी? बिल्कुल प्रकाश सरिता के समान। विद्यार्थियों चलिए, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस आकाशगंगा के अंदर रहते हैं। हमारी इस आकाशगंगा के अंदर स्थित जो हमारा सौर मंडल है, इस सौर मंडल के अंदर कितने ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी किस स्थान पे है, किस पेटी के अंदर स्थित है, ये सब तो आपको पता चल गया होगा ना? पता चल गया आपको? हाँ बताइए। अजय, राकेश, श्रवण, करण, सुखदेव, पता तो चल गया आपको ये सारे? अच्छा, तो अब सबसे पहले इन सभी तत्वों का अध्ययन जो है वो हमारे विषय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय के अंदर जो आपका ये भूगोल था, ये दर्शन शास्त्र का एक अंग हुआ करता था। किसका? दर्शन शास्त्र विषय का एक अंग हुआ करता था। और जो विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं वो दर्शन शास्त्र विषय के साथ में ही इस भूगोल का अध्ययन किया करते थे। प्राचीन समय में यानी लगभग आज से ईसा पूर्व आपके विद्वानों को इतना ज्ञान नहीं था कि हमारी पृथ्वी कैसी है। प्राचीन समय में उनको इतना ज्ञान नहीं था। ऐसा माना जाता है कि लगभग आज से पहले जो आपके विद्वान हुए हैं, जैसे ग्रीक विद्वान, जैसे भारतीय विद्वान, इन दोनों के अंदर भूगोल को लेकर काफी मतभेद रहे हैं। जैसे एक तरफ तो आपके ग्रीक विद्वान हो गए और एक तरफ आपके भारतीय विद्वान हो गए। इन दोनों में यह मतभेद रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, और हमारी पृथ्वी क्या सूर्य का चक्कर लगा रही है या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। तो इन सब में क्या हुआ? मतभेद हुआ। विद्यार्थियों, समय के साथ में भूगोल की कई सारे प्रकार की परिभाषाएं बदलती रही और समय समय पर इस धरातल पर भी परिवर्तन होता रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न हो जाता है कि भूगोल क्या है। विद्यार्थियों, हमारी ये जो पृथ्वी है या जो हमारा ये धरातल है, ये पृथ्वी का सतह है, ये विविध रूपी तत्वों से क्या है? ये भरा पड़ा है। यहाँ पर आपको कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर देखने पर हमारी इस पृथ्वी पर
दो प्रकार के दृश्य हमें दिखाई देते हैं। एक तो है भौतिक दृश्य, भौतिक दृश्य या भौतिक दशाएं भी कह सकते हैं हम, और दूसरे हैं, एक तो है आपके भौतिक दृश्य और दशाएं, और दूसरे हैं आपके सांस्कृतिक तत्व। दूसरे क्या है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व या दशाएं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहां पर कितने प्रकार की दशाएं या तत्व हैं? दो प्रकार के। यानी हमारी इस पृथ्वी पर एक तरफ जहां आप देखोगे तो आपको विभिन्न प्रकार के दृश्य रूप दिखाई देंगे जो भूमि से संबंधित है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, झील, नदी, झरने। ये सारे क्या है? ये आपके भौतिक दशाएं या दृश्य है। और दूसरी तरफ भौतिक दशाएं या दृश्य है, और दूसरी तरफ जो आपको इन पर निर्मित मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं करने के बाद जो दृश्य आपको उत्पन्न दिखाई देते हैं, जैसे आपके भवन, सड़क, पतन, बंदरगाह, खेल का मैदान, धार्मिक स्थल, ये सारे ये सांस्कृतिक दृश्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक दृश्य या तत्व कहलाते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारी इस पृथ्वी पर दो ही प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देंगे। मुख्य रूप से कितने? दो ही प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भौतिक दशाओं की या भौतिक दृश्यों की। भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं या दृश्य। भौतिक दशाएं या दृश्य किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, झील, नदी, जलप्रपात, जलप्रपात। ध्यान रखना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जो पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, झील, नदी, जलप्रपात, जैसे वनस्पति, वनस्पति, इसके अलावा जीव जंतु, जीव जंतु, ये सारे क्या है? ये सभी भौतिक दशाओं या तत्वों का एक अंग है। ध्यान रखना, ये सभी भौतिक दृश्य कहलाते हैं। भौतिक दृश्य कहलाते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थी, ये सभी क्या कहलाते हैं? भौतिक दृश्य। चलिए मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्या बंजर भूमि या उजाड़ भूमि जो है वो भौतिक दृश्य में शामिल की जा सकती है? चलिए आंसर दीजिए फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। हाँ विकास, हर्ष, बताइए जल्दी, क्या ये सारे, क्या जैसे उजाड़ भूमि और बंजर भूमि है वो भौतिक दशाओं में शामिल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है ना। ध्यान रखना विद्यार्थियों, भौतिक दशाओं के अंदर वे सारे दृश्य आएंगे जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर पाए जाते हैं, या हमारी पृथ्वी के धरातल से, पृथ्वी के धरातल से संबंधित है। धरातल से क्या है? संबंधित, संबंधित है। तो ये सारे दृश्य क्या है? पृथ्वी के धरातल से संबंधित। अब आप सोचिए, मनुष्य को अगर अपना मकान बनाना है या विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी है, वो कहां पर करेगा? इसी पृथ्वी के धरातल पर ही करेगा। और इसी पृथ्वी के धरातल पर वो विभिन्न प्रकार के जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, झील, नदी, जलप्रपात, वनस्पति और जीव जंतुओं का उपयोग करेगा। और इन्हीं का उपयोग करते हुए वो अपने सांस्कृतिक दृश्यों का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? वो सांस्कृतिक दृश्यों का निर्माण करेगा। सांस्कृतिक दृश्यों का निर्माण करेगा। और इन्हीं सांस्कृतिक दृश्यों के अंदर वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा विभिन्न रूपों का निर्माण, यानी विभिन्न दृश्यों का निर्माण करेगा। जैसे मकान, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, जैसे आपकी क्या हो गई? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, या ऊंची इमारतें भी कह सकते हैं हम, ऊंची इमारतें भी कह सकते हैं ये। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल, खेल के मैदान, खेल के मैदान। इसके अलावा जैसे गांव, जैसे गांव, शहर, बांध, बांध, पुल, पतन, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, समाज, संस्कृति, ये सारे क्या है?
ये सभी प्रकार के जो तत्व हैं ये सभी सांस्कृतिक दृश्यों के अंदर शामिल किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये सभी आपके जो दृश्य या तत्व हैं ये एक जगह पर या एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाओगे तो आपको एक समान कभी नहीं दिखाई देंगे, आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? अलग अलग प्रकार के दिखाई देंगे। तो जैसे समय के साथ में जिस प्रकार से तकनीकी का विकास हुआ, उस तकनीकी के विकास के साथ में ही ये सारे जो दृश्य ये बदलते चले गए। प्राचीन समय के अंदर जहां पर मनुष्य आदिम व्यवस्था के अंदर रहता था, मनुष्य के पास में इतना ज्ञान नहीं था कि वो अपने इन दृश्यों का निर्माण कर ले। जैसे जैसे समय बीता, तकनीक की उत्पत्ति हुई, विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी संरचनाएं उत्पन्न हुई, प्रौद्योगिकी का निर्माण हुआ, मनुष्य ने अपने इन सांस्कृतिक दृश्यों का निर्माण करना शुरू कर दिया। सोचिए विद्यार्थियों, अगर आज आपके पास में टेक्नोलॉजी है और पैसा है तो आप अपने उस टेक्नोलॉजी और पैसे का प्रयोग आप क्या करोगे? अपना विकास करने के लिए ही करोगे। आप धीरे धीरे अपने मकान को बड़ा करोगे, आप वाहन खरीदोगे यानी गाड़ियां खरीदोगे, इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के खर्चे करोगे अपने जीवन के ऊपर और विभिन्न प्रकार के आप तत्वों का निर्माण करोगे, दृश्यों का निर्माण करोगे। तो कहीं ना कहीं हम देखें इन सारे जो भौतिक दृश्य हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान और घाटियां, इन सब पर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपने इन सांस्कृतिक दृश्यों का निर्माण करता है। विद्यार्थियों, यही भौतिक दृश्य और सांस्कृतिक दृश्य, इन दोनों को मिलाकर अध्ययन करना ही भूगोल की एक मुख्य विषय वस्तु है। यानी भूगोल इन सब का क्या करता है? अध्ययन करता है। अब जैसे आपके भौतिक दृश्य हो गए, इसका अध्ययन भूगोल जो है वो भौतिक भूगोल में करता है। और जो ये सांस्कृतिक दृश्य है जिसमें मनुष्य अपने क्रियाकलाप के द्वारा विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बना रहा है, उन सब का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये दृश्य भी आपके क्या होते चले जाएंगे? बदलते चले जाएंगे। आप अपने घर के अंदर पूछना कि आज से पहले, यानी आज आपसे पहले आपके पिताजी और उनसे पहले उनके पिताजी यानी आपके दादाजी के समय जहां पर आप निवास कर रहे हैं वहां पर किस प्रकार की संरचनाएं हुआ करती थी, किस प्रकार के दृश्य वहां पर बने होते थे। और इन सबको पूछने के बाद आप कमेंट जरूर करना एक बार, ऐसा नहीं हो कि खाली पूछ के रह जाइए। आपको यह पता चलेगा पूछने पर कि जहां पर आप वर्तमान में जहां निवास कर रहे हैं वहां पर कुछ अलग प्रकार की संरचनाएं हुआ करती थी। समय के साथ में ये सारी संरचनाएं क्या होती चली गई? बदलती चली गई। विद्यार्थियों, इन सारे ही सांस्कृतिक और जो भौतिक पर्यावरण है, उनके दृश्य है, उन सबका अध्ययन कौन करता है? भूगोल करता है। अब सबसे पहले हम बार बार एक ही शब्द का रटा लगाए बैठे हैं, भूगोल भूगोल भूगोल, पर भूगोल है क्या? ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, भूगोल को वैसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी। और आपको पता है जो हमारे इस भूगोल विषय को जो ज्योग्राफी शब्द के नाम से पुकारा जाता है अंग्रेजी के अंदर, यह जो ज्योग्राफी शब्द है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किसके? जियो प्लस ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द? पहला तो है आपके जियो, पहला है आपका जियो और दूसरा है आपका ग्राफोस या ग्राफिया। क्या है? पहला है आपका जियो और दूसरा है ग्राफोस या ग्राफिया। ऐसा माना जाता था कि प्राचीन समय के अंदर जो आपके ग्रीक या यूनानी जो विद्वान हुआ करते थे, ध्यान रखना विद्यार्थियों, ग्रीक या यूनानी, सामान्य तौर पे आपके ये ग्रीक या यूनानी लोग कहां पे निवास करते थे? क्या आपको पता है? आपने विश्व का नक्शा तो देखा ही होगा। ये है आपका अफ्रीका, इस अफ्रीका के ठीक ऊपर ये आपका अरब प्रायद्वीप, ये हो गया आपके भारत, ये क्या हो गया? आपका भारत। इस भारत के ठीक इधर ये आपके हिंद चीन वाला इलाका। कौन सा इलाका? हिंद चीन वाला इलाका। और यहां पर ये आपका काला सागर, ये भूमध्य सागर, ये इटली और ये यूरोप का भाग। इस पूरे हिस्से पर यहां पर ये आपके ग्रीक या यूनानी लोग जो है वो निवास किया करते थे। कौन से? इस हिस्से के अंदर ये यूनानी लोग निवास करते थे। इन्हीं यूनानी लोगों ने सबसे पहले ये कहा कि जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करने वाला विषय है उसका नाम ज्योग्राफी है। क्या नाम है? ज्योग्राफी। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, भूगोल शब्द को अंग्रेजी में ज्योग्राफी के नाम से पुकारा जाता है। और जो ये ज्योग्राफी है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। अब सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न होती है, जियो प्लस ग्राफोस दो शब्द तो हमने ले लिए, परंतु जियो का मतलब क्या है और ग्राफोस का मतलब क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जियो का मतलब है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या है? पृथ्वी। और ग्राफोस का मतलब है, जियो का मतलब है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या है? पृथ्वी। और ग्राफोस का मतलब है वर्णन करना। वर्णन करना यानी पृथ्वी के धरातल का जो विषय वर्णन करता है उसे ही ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। यानी हमारी पृथ्वी के धरातल पर जो विविधता रूपी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन सारे लक्षणों का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी का क्या है? एक प्रमुख विषय क्षेत्र, एक प्रमुख विषय वस्तु है। एक प्रमुख क्या है? इसकी विषय वस्तु है। विद्यार्थियों,
मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पर ये सारे यूनानी लोग रहा करते थे, परंतु आपको पता है जो प्राचीन काल के अंदर जो ये यूनानी लोग थे, इनको हमारी पृथ्वी के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। ज्यादातर ये लोग दार्शनिक थे और ये भूगोल की जो अपनी रचनाएं हैं उनका जो वर्णन है वो अपनी किताबों, दर्शन शास्त्र की किताबों के अंदर कर दिया करते थे, अपनी दर्शन शास्त्र की किताबों के अंदर कर दिया करते थे। उस समय ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय के अंदर आपके कुछ एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने ही पृथ्वी को गोल माना है। बाकी कैसे थे? बाकी इन सारे लोगों ने यानी यूनानी लोगों ने यह माना कि आपकी जो पृथ्वी है, आपकी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी कैसी है? एक प्लेट जैसी है। कैसी है? एक प्लेट जैसी, यानी तस्तरी रूप में है। और इस तस्तरी रूपी पृथ्वी पर हमारे जो महाद्वीप है वो स्थित है। इस पृथ्वी रूपी तस्तरी पर हमारे जो महाद्वीप है वो स्थित है। जैसे आपके अफ्रीका है, जैसे आपके भारत है, इसी प्रकार से जैसे आपका यूरोप है, ये सारे क्या है? ये सारे आपके इस पृथ्वी रूपी तस्तरी के ऊपर स्थित है। ऐसा माना जाता था कि प्राचीन समय के अंदर जो ये ग्रीक या जो यूनानी विद्वान थे, ये मानते थे कि जो मनुष्य है वो इसी पृथ्वी रूपी तस्तरी पर निवास करता है। किस पे निवास करता है? इसी पृथ्वी रूपी तस्तरी के ऊपर निवास करता है। और ये जो लोग थे, ये इतने अज्ञानी थे, यानी वैसे तो ज्ञानी थे, परंतु इनको ये पता नहीं था कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। अभी आपको पता है ना कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? कैसा है? गोल है। परंतु ये कहते थे कि तस्तरी रूप में है। प्राचीन समय के अंदर जो यूनानी विद्वान थे वो ये कहते थे कि हमारा जो आकाश है वो 4 खंभों पर टिका हुआ है। क्या आपने देखे कभी खंभे ऐसे? नहीं देखे ना। परंतु ये लोग मानते थे कि हमारा जो ये आकाश है ये 4 खंभों पर टिका हुआ है और ये जो चारों खंभे हैं इस एटलस पर्वत के शिखर पर है। कहां पर है? ये जो एटलस पर्वत है, ये एटलस पर्वत इस एटलस पर्वत के शिखर पर है। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय के अंदर इतने कोई संसाधन नहीं थे कि ये लोग ऑक्सीजन लेकर उन पहाड़ों पर चढ़ जाए। पहाड़ों के ऊपर देखने पर इनको केवल बादल दिखाई दिया करते थे और ये सोचते थे कि हमारी जो पृथ्वी है वो कहां पर है? वो इन्हीं, हमारी जो आकाश है वो इन्हीं 4 खंभों के ऊपर टिका हुआ है। किसके ऊपर टिका हुआ है? इन्हीं 4 खंभों के ऊपर। इनका यह मानना था कि जो सूर्य है, यानी जो हमारा सूर्य है, ये पूर्व में ये जो समुद्री भाग है यहां से उदय होता है। सूर्य कहां से उदय होता है? सूर्य इस पूर्वी भाग से उदय होता है, समुद्र से, और पश्चिम में जाकर इसी समुद्र के अंदर डूब जाता है। किसमें? इसी समुद्र के अंदर डूब जाता है। सूर्य पूर्व में समुद्र से उगता है, सूर्य पूर्वी दिशा में समुद्र से उगता है और पश्चिम में जाके क्या हो जाता है? पश्चिम में जाने के बाद यह अस्त हो जाता है समुद्र के अंदर। कहां पर अस्त हो जाता है? समुद्र के अंदर। यानी कहने का मतलब आप सोचिए, उनको कभी ने किसी ने, उन विद्वानों को किसी ने कभी नहीं पूछा कि भाई अगर सूरज पानी में डूब जाता है और पूरब से वापस उदय होता है तो बताइए हमारी पृथ्वी के अंदर जो जल है, जो महासागर है जहां पर वो डूब रहा है, वो भी तो गर्म होना चाहिए। परंतु ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग ये मानते थे कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के किनारे पर अगर कोई मनुष्य चला जाए भूल से भी, तो वो ब्रह्मांड के अंदर अनंत में खो जाएगा, वो गिर जाएगा। हमारी इस पृथ्वी से क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा वो। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यही कारण है कि इन लोगों के अंदर ज्यादा ज्ञान का विस्तार नहीं था। परंतु क्या आपको पता है कि हमारे जो प्राचीन वेद हुआ करते थे, उन वेदों के अंदर जो भारतीय दार्शनिक थे, वो हमारी पृथ्वी को गोल माना करते थे। कैसा माना करते थे? बिल्कुल गोल। इसी वजह से उन्होंने हमारी इस पृथ्वी के ऊपर स्थित सभी महाद्वीपों को, विभिन्न प्रकार के जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों को और हमारे इस पृथ्वी के धरातल को भूगोल के नाम से पुकारा। किसके नाम से पुकारा? भूगोल के नाम से पुकारा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ग्रीक विद्वानों ने किस नाम से पुकारा? ग्रीक विद्वानों ने या ग्रीक विद्वानों ने हमारे इस पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा? जियोग्राफी। वो हमारी पृथ्वी को कैसा मानते थे? चपटा या तस्तरी नुमा। और ये मानते थे कि अगर हम पूर्व या पश्चिम में जाएंगे पृथ्वी के किनारे पे तो हम क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। परंतु दूसरी तरफ जो आपके भारतीय विद्वान थे, ये मानते थे कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। कैसी है? गोल। और चूंकि आपको पता है कि भूमि यानी धरातल को हमारी प्राचीन यानी हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें क्या कहते हैं? भू। और उसी गोल पृथ्वी का यानी उसी गोल भूमि का अध्ययन ही क्या कहलाया? भूगोल। तो ध्यान रखना विद्यार्थी, यूनानी विद्वानों ने तो कहा ज्योग्राफी और हमारे विद्वानों ने इसे भूगोल के नाम से पुकारा। किसके नाम से पुकारा? भूगोल के नाम से पुकारा। अब सबसे बड़ी चीज ये आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? ग्रीक विद्वान या ग्रीक भूगोलवेता इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। कब किया था?
इरेटोस्थनीज का जीवन काल तो आपको पता ही है ना भाई। इरेटोस्थनीज का जो जीवन काल है वो लगभग 276 से लगाकर 194 ईसा पूर्व माना गया है। कितना माना गया है? 276 से लगाकर लगभग 194 ईसा पूर्व। और इसी दौरान इन्होंने हमारे इस पृथ्वी के अध्ययन करने वाले विषय को भूगोल के नाम से पुकारा। किसके नाम से पुकारा? भूगोल के नाम से। चूंकि इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया, अरे ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। क्या आप भी मेरी तरह हमें हाँ मिला रहे हो? यस यस किए जा रहे हो। सुमनपुरी, चिंटू, ध्यान रखना विद्यार्थियों, इन्होंने किस नाम से पुकारा? ज्योग्राफी के नाम से पुकारा। जियोग्राफी किसके नाम से पुकारा? ज्योग्राफी के नाम से। सबसे पहले किसने पुकारा था? इरेटोस्थनीज ने। कब पुकारा था? देखो 3 प्रश्न बन रहे। किसने पुकारा, कब पुकारा और किस नाम से पुकारा? 3 प्रश्न बन रहे हैं यहां पर। सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने, जो कि एक ग्रीक विद्वान था, उसने हमारी पृथ्वी के अध्ययन को ज्योग्राफी कहा। और ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। इरेटोस्थनीज जो है इन्होंने 276 से 194 ईसा पूर्व इस शब्द का प्रयोग किया था इसके मध्य में। यही कारण है कि इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? भूगोल के पिता के नाम से ही जाना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले जो है हमारी पृथ्वी को नापने की कोशिश की और हमारी पृथ्वी के व्यास को निकालने की भरपूर कोशिश की। ध्यान रखना विद्यार्थियों, समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे कई बदलाव आए। वैसे वैसे क्या होते चले गए? कई बदलाव आए। और उन्हीं बदलावों के साथ में हमारी इस धरातल के अध्ययन का, यानी जो हमारी पृथ्वी तल है उसके अध्ययन का विषय क्षेत्र भी बदलता चला गया। ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारी जो भूगोल है, पृथ्वी तल का अध्ययन भूगोल का क्या है? एक आधार है। यानी हमारे इस पृथ्वी के धरातल पर जितने भी प्रकार की विविधताएं दिखाई देती है, पृथ्वी के धरातल पर जो विभिन्नताएं दिखाई देती है उसका अध्ययन ही भूगोल है। उसका अध्ययन क्या है? भूगोल। क्या है उसका अध्ययन? भूगोल है। ये आपको पता रखना है विद्यार्थियों। ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी विविध रूपी लक्षणों से भरी पड़ी है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। आप हर 4 किलोमीटर बाद जाओगे तो आपको वहां का पानी का टेस्ट अलग मिलेगा, और आगे 4 किलोमीटर जाओगे तो वहां पर आपको बोली चेंज मिलेगी, और आगे जाओगे तो वहां पर वेशभूषा, पहनावा, खान पान भी आपको अलग मिलेगा। हमारी पृथ्वी कई सारी विविधताओं से भरी पड़ी है और इन्हीं विविधताओं का अध्ययन करना ही भूगोल क्या है? भूगोल का एक प्रमुख क्षेत्र है। यानी पृथ्वी तल भूगोल का क्या है? आधार है। और इस पृथ्वी तल पर जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं उन सबका अध्ययन कौन करता है? आपका भूगोल विषय। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अब चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं इनकी परिभाषाओं की। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर स्पष्ट तौर पर एक ही परिभाषा हमारे सामने आती है कि हमारे इस पृथ्वी तल पर 2 ही प्रकार की हमें क्या दिखती है? दृश्य दिखाई देते हैं। एक तो भौतिक दृश्य और दूसरा हम मनुष्य द्वारा बनाए गए मानवीय दृश्य, जिन्हें सांस्कृतिक दृश्यों के नाम से भी जाना जाता है। 2 ही प्रकार के वातावरण है हमारे। इन दोनों ही प्रकार के वातावरण का, यानी पृथ्वी के धरातल का और मानवीय क्रियाओं का सम्मिलित अध्ययन ही भूगोल है। क्या है? याद रखना, एक छोटी सी बहुत सिंपल सी परिभाषा, पृथ्वी के धरातल और मानवीय क्रियाओं का सम्मिलित अध्ययन ही क्या है? भूगोल है। इसी प्रकार से आपके जो रिचर्ड हार्टसॉन है, इन्होंने भी भूगोल को परिभाषित करते हुए यही कहा कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नताओं का वर्णन और व्याख्या करना है। यानी जितने भी प्रकार की विभिन्नताएं दिख रही है, इन सारी विभिन्नताओं का अध्ययन करना क्या है? भूगोल का एक आधार है। भूगोल इन सारी चीजों का अध्ययन करता है। एक क्षेत्र में पर्वत है, दूसरे क्षेत्र में पठार है, वो क्यों है? ये सारी विभिन्नताएं, इन सबका अध्ययन करना ही क्या है? भूगोल का एक आधार है। भूगोल इन सबका क्या करता है? वर्णन करता है। इसी प्रकार से जो आपके अल्फ्रेड हेटनर है, इन्होंने भी भूगोल को परिभाषित करते हुए यह कहा कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक, यानी कारण के रूप में संबंधित तथ्यों, यानी उस धरातल से जो भी संबंध रखने वाले तथ्य हैं, उन सबकी विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? उन सभी विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। यानी समय के साथ जो धरातल के ऊपर बदलाव आ रहे हैं, उन सारे बदलावों में कौन कौन से बल कार्यरत है, क्यों जमीन चेंज हो रही है, क्यों हमारी पृथ्वी का धरातल परिवर्तित हो रहा है, इन सबका अध्ययन करना ही क्या है? भूगोल का एक प्रमुख विषय है। भूगोल का एक प्रमुख विषय क्षेत्र है। अच्छा विद्यार्थियों, चलिए आज का टॉपिक आपको समझ में आया। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी, हमारे इस ब्रह्मांड, इस आकाश गंगा से संबंधित है, हमारे सौरमंडल के अंदर कितने ग्रह हैं, इसके अलावा हमारे इस पृथ्वी, ब्रह्मांड और आकाश या सौरमंडल के इस अध्ययन को हम भूगोल के नाम से जानते हैं। भूगोल शब्द की उत्पत्ति कब हुई? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो तल है, वो भूगोल का एक आधार है। इसके अलावा भूगोल क्या है, कैसी कैसी भौतिक दशाएं पाई जाती है, किस प्रकार से हमारा जो भूगोल विषय है ये कक्षा 10 तक के विषय से अलग है,
इन सब का अध्ययन हमने किया है। विद्यार्थियों, अगर आपको ऐसे ही कुछ अन्य रोचक तथ्य और अगर आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखना इससे अगला जो टॉपिक है वो और भी सुंदर है। इससे अगला टॉपिक, उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि भूगोल किस प्रकार से दूसरे विषय से संबंधित है और अन्य तत्व। विद्यार्थियों, ऐसे ही और तथ्यों को पढ़ने के लिए आप इस चैनल के साथ में बने रहेगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ, करण राठौर, प्रदीप गहलोत जी, कल जरूर उपस्थित रहना, अगली क्लास के अंदर आपको उपस्थित रहना है, ध्यान रखना। सुखदेव जी, इसके अलावा दिव्या, और इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको डेली मैसेज आते रहें। धन्यवाद।